योर प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में यानी अपने लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने आपका यूनिट नंबर 1 डिस्कस करना है कि जिसका नाम मेजरमेंट्स है और जिसका ताल्लुक आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 से है। सो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर अपना काम शुरू करते हैं। इससे पहले कि आज का काम हम शुरू करें, हमें ये लाजमी पता होना चाहिए कि हमने इस चैप्टर में या इस यूनिट में या आज के लेक्चर में क्या क्या देखने की कोशिश करनी है। इसलिए सबसे पहले मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर दिए हुए हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज, फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिर टाइप्स ऑफ यूनिट्स, प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशंस यानी नंबर्स को 10 की पावर्स में लिखना, एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज, और फाइनली असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में देखने की कोशिश करनी है। सबसे पहली चीज फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल दोज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर स्टेटेड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, या आसान डेफिनेशन के मुताबिक ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज physical quantities. Like length is a physical quantity, force is a physical quantity, velocity is a physical quantity, so is temperature. Physical quantities की दो types होती हैं, नंबर 1 base quantities, नंबर 2 derived quantities. अब base quantities ये वो quantities होती हैं कि जिनकी शक्ल में आप other quantities define करवाते हैं, या लिखा भी हुआ है minimum number of quantities in terms of which other quantities are defined. ये क्या कहलाती हैं? बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। बेस क्वांटिटीज की तादाद 7 होती है, यानी देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। mass, length, time, temperature, amount of substance, luminous intensity यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड करंट। ये 7 क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं, और ये आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये लिखी हुई हैं। सो दीज आर बेस क्वांटिटीज कि जिनकी तादाद कितनी होती है? 7 होती हैं। इनसे निकली हुई क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती हैं। यानी जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स होती हैं, नंबर 1 बेस क्वांटिटीज, नंबर 2 ड्राइव क्वांटिटीज। और बेस क्वांटिटीज 7 जिनके मैंने अभी आपके साथ नाम भी शेयर किए हैं, और ड्राइव क्वांटिटीज का जहां तक ताल्लुक है दे आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, और इनकी तादाद क्या अस्यूम की जाती है? इंफिनिटी। जैसा कि फोर्स इज अ ड्राइव क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ ड्राइव क्वांटिटी। आप देखें जरा वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी दो बेस क्वांटिटीज को डिवाइड करके हासिल हो रही है, लेंथ को और टाइम को। सो बेस से निकली हुई क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? ड्राइव क्वांटिटी कहलाती हैं। फोर्स आ गई, वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन आ गया, विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ गई, एंड सो ऑन। सो ड्राइव क्वांटिटीज की तादाद इन्फिनिटी होती है, लिहाजा फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स होती हैं, बेस एंड ड्राइव। बेस 7 होती हैं, ड्राइव कितनी होती हैं? इन्फिनिटी होती है। अब सवाल पैदा होता है कि ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि बेस क्वांटिटी वाकई ही बेस क्वांटिटी है? तो बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यानी मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज के लिए 2 स्टेप्स उठाए जाते हैं। नंबर 1 चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, नंबर 2 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर। अगेन मैं आपकी बुक की जो लाइंस है वो कोट कर रहा हूं। इसका मतलब इस चैप्टर में खास तौर पे, तमाम चैप्टर्स में लेकिन इस चैप्टर्स में खास तौर पे बुक की इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अहम होगी, टेबल्स में दी हुई वैल्यूज बहुत ज्यादा अहम होगी, फ्रीक्वेंटली उनसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। आइडियल स्टैंडर्ड कौन होगा? जो एक्सेसिबल हो यानी आसानी से अप्रोचेबल हो, और कांस्टेंट हो यानी इनवेरिएबल हो, चेंज ना हो सकता हो। तो ये 2 स्टेप्स हैं, और ये आइडियल स्टैंडर्ड की के 2 पैरामीटर्स हैं कि जिनकी मदद से आप बेस क्वांटिटीज को क्या करते हैं? डिफाइन करवाते हैं, कि जिसके बारे में मैं कुछ 3 या 4 दफा पहले भी आपको बता चुका हूं। नाम लेके मैंने आपके साथ सातों की सातों डिस्कस की थी। चलें बात को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। हम आजकल जिस एरा में सर्वाइव कर रहे हैं, या हम आजकल जिस एरा में जिंदा हैं, वो सिस्टम इंटरनेशनल का है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये सिस्टम इंटरनेशनल का जो एरा है ये शुरू से ऐसा ही नहीं था। सो अब मेरा अगला जो टॉपिक है वो देख सकते हैं, वो है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। इसमें जो सबसे पहला सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है वो है FPS। F इज फॉर फुट, P इज फॉर पाउंड, S इज फॉर सेकंड। मैं फिर बोल देता हूं, F इज फॉर फुट, P इज फॉर पाउंड एंड S इज फॉर सेकंड। रिलेशनशिप 1 फुट इज इक्वल टू 0.3 मीटर,
या 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फुट या फीट या 3.3 फीट। इसी तरह 1 पाउंड इक्वल्स 0.45 किलोग्राम या 1 किलोग्राम इक्वल्स 2.2। मीटर, जी क्या है ग्राम और एस ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर क्या है सेकंड। रिलेशनशिप इसके कंपैरेटिवली आपको ज्यादा अच्छे तरीके से याद होते होंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं या 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻2 मीटर। इसी तरह 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं या 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। फिर तीसरा सिस्टम सामने आता है एम के एस। इसमें एम क्या है मीटर, के क्या है किलोग्राम, एस क्या है सेकंड। और एम के एस में जाहिर सी बात है कि लेंथ का यूनिट क्या होगा मीटर, मास का यूनिट क्या होगा किलोग्राम और टाइम का यूनिट तो आप देख सकते हैं तीनों में क्या है सेकंड ही आपको दिखाई दे रहा है। सो फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। इन तीनों सिस्टम्स में जो आपको एक बात कॉमन दिखाई दे रही है जो एमसीक्यू का बड़ा अहम रिजल्ट बन सकता है, यानी नोट की शक्ल में भी मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इन ऑल दीज सिस्टम्स द फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। फुट, सेंटीमीटर, मीटर, लेंथ आ गया, पाउंड, ग्राम, किलोग्राम, मास आ गया, सेकंड सेकंड सेकंड। ऑफ कोर्स किसको शो कर रहा है टाइम को शो कर रहा है। सिस्टम इंटरनेशनल 1960 में डेवलप हुआ था कि जिसमें एमकेएस में 4 मजीद बेस यूनिट्स का इजाफा करके तो ओवरऑल बेस यूनिट्स की तादाद कितनी बना दी गई 7 बना दी गई। यानी मैं फिर बता रहा हूं कि सिस्टम इंटरनेशनल 1960 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप कहलाती है बेस यूनिट्स की जिनकी तादाद अगेन कितनी है 7, और ये उन 7 क्वांटिटीज के यूनिट हैं जो बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। मतलब मास का बेस यूनिट किलोग्राम, लेंथ का बेस यूनिट मीटर, टाइम का बेस यूनिट सेकंड, टेम्परेचर का बेस यूनिट केल्विन, रिमेंबर कैपिटल के केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और करंट एम्पियर, ए इज फॉर एम्पियर। तो ये 7 यूनिट्स क्या कहलाते हैं बेस यूनिट्स कहलाते हैं, और ये उन्हीं बेस क्वांटिटीज के यूनिट हैं जो अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले डिस्कस किए हैं। तो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स की 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी जो क्या कहलाती है बेस यूनिट्स कहलाते हैं।
जैसे कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स की 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप क्या कहलाती है? बेस यूनिट। दूसरी टाइप यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इनकी तादाद कितनी होती है? 2। ये 2 ऐसे यूनिट्स थे कि जिनके बारे में डिसाइड ही नहीं हो सका कि क्या ये बेस है या ड्राइव है, बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए ये 2 ऐसे यूनिट्स थे जो ना बेस थे ना ड्राइव थे। तो इनकी एक अलग क्लास बना दी गई जिसको क्या नाम दिया गया? सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दिया गया। सवाल ही पैदा होता है कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि ये बेस भी नहीं थे और ड्राइव भी नहीं थे, और वो प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है। ये 2 ऐसे यूनिट्स हैं जो यूनिट्स तो हैं लेकिन डायमेंशंस नहीं रखते। मैं फिर बोल रहा हूं, ये 2 ऐसे यूनिट्स हैं जो यूनिट्स तो हैं लेकिन क्या नहीं रखते? डायमेंशंस नहीं रखते। ये दोनों एंगल के यूनिट्स थे। एक कहलाता है 2 डायमेंशन में बनने वाला प्लेन एंगल, या जिसको क्या कहा जाता है? रेडियन भी कहा जाता है। रेडियन को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट के लिए मेरे पास एक सर्कल है, और आपको पता है सर्कल के सेंटर से लेके पेरीफेरी तक का, किनारे तक का फासला या सर्कमफेरेंस तक का फासला क्या कहलाता है? रेडियस। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये लाइन किसको शो कर रही है? रेडियस को। और ये लाइन बजाते हो क्या कहलाएगी? रेडियल आर्म। तो अगर यहां से लेके यहां तक ये भी रेडियस है और यहां से लेके यहां तक ये भी रेडियस है, तो ये सर्कल का एक महदूद सा पोर्शन है जो क्या कहलाता है? आर्क। ARC, आर्क। अगर, अब मैं असल बात की तरफ आने लगा हूं, अगर सर्कल पे बनने वाली इस आर्क की लेंथ भी किसके बराबर हो जाए? सर्कल के रेडियस के। यानी सर्कल पे बनने वाली ये जो आर्क है इसकी लेंथ भी किसके बराबर हो जाए? सर्कल के रेडियस के, तब ये जो एंगल बन रहा होगा दोनों रेडियल आर्म्स के दरमियान बनने वाला ये एंगल, दिस एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ विच द लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। आसान अल्फाज में बोल देता हूं, ये वो एंगल होता है जो एक आर्क सर्कल के सेंटर पे बना रही होती है, और आर्क की लेंथ किसके बराबर होती है? सर्कल के रेडियस के बराबर होती है। अगर कोई जिस्म सर्कल में मुकम्मल चक्कर लगाता है, यानी अगर कोई जिस्म सर्कल में यहां से चल के यहीं पे वापस आ जाए, तो आपको पता है कि मुकम्मल सर्कमफेरेंस में डिस्टेंस कितना कवर होता है? 2πr। सो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेसिक ज्योमेट्री में भी, S इज इक्वल टू आर थीटा है, थीटा इज इक्वल टू S ओवर आर। आप प्लीज ध्यान से देखें, आर वैसे का वैसा, और जब एक जिस्म सर्कल में मुकम्मल चक्कर लगाता है तो S कितना कवर हो रहा होता है? 2πr। आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो एक मुकम्मल सर्कल में एमसीक्यू का बड़ा अहम रिजल्ट आ गया। कितना एंगल कवर हो रहा है? 2π रेडियंस। एक मुकम्मल रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर हो रहा है? 2π रेडियंस। और ये तो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि एक मुकम्मल रेवोल्यूशन में डिग्री वाइज कितना एंगल कवर होता है? 360 डिग्री। तो यहां से रिलेशनशिप आ गया कि 2π रेडियंस किसके बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है। अगर मैं 2π को उधर ले जाऊं जिसमें पाई आपको पता है 3.14 के बराबर होता है, तो 1 रेडियन किसके बराबर आ जाएगा? 57.3 डिग्री के। रिवर्स भी आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री किसके बराबर होगा? 0.01745 रेडियंस के। इसका मतलब 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स 2π रेडियंस इक्वल्स 360 डिग्री। और अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो एमसीक्यू का बड़ा अहम रिजल्ट बन जाता है कि एंगल वाइज रेवोल्यूशन रेडियन से बड़ा है और रेडियन डिग्री से बड़ा होता है। कुछ एमसीक्यूज के रिजल्ट, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि इसमें से किस किस्म के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। मुकम्मल सर्कल में कितना एंगल कवर हो रहा है? 2π रेडियंस। तो अगर कोई जिस्म सेमी सर्कल में मूव कर रहा हो, इफ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी कवर्स सेमी सर्कल, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, थीटा इक्वल्स S ओवर आर। आर वैसे का वैसा। पूरे सर्कल में कितनी लेंथ कवर होती है? 2πr। तो आधे सर्कल में कितनी लेंथ कवर होगी? ऑफ कोर्स πr। आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो आधे सर्कल में आपको कितना एंगल कवर होता है दिखाई दे रहा है? पाई रेडियंस, जो डिग्री वाइज किसके बराबर होगा? 180 डिग्री, और जो रेवोल्यूशन वाइज किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। एक और रिजल्ट देखें, इफ एंगल कवर्ड बाय द बॉडी और ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर इज 45 डिग्री, देन इट्स कवर्ड डिस्टेंस S इज। नाउ अभी मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया कि पाई रेडियंस किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। तो अगर मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूं, आई रिपीट, अगर मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूं तो इधर क्या बन जाएगा? पाई बाय 4 रेडियंस, और इधर क्या बन जाएगा? 180 डिग्री बाय 4, दैट इज 45 डिग्री।
तो याद रखिएगा, अगर आपको एंगल किस में गिवन हो, डिग्री में गिवन हो, तो आपको उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियंस में चेंज करना पड़ेगा। इस केस में एंगल हमें कितना गिवन है, 45 डिग्री। आपके साथ सारी कैलकुलेशन की तो 45 डिग्री किसके बराबर आया, पाई बाय 4 रेडियंस के बराबर आया। तो आगे तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, एस इक्वल्स आर थीटा भी पड़ा। आर किसके बराबर है, 1 मीटर, थीटा क्या था 45 डिग्री। अगेन आर किसके बराबर है, 1 मीटर, थीटा क्या था 45 डिग्री। और 45 डिग्री किसके बराबर आपको दिखाई दे रहा है, पाई बाय 4 रेडियंस के बराबर आपको दिखाई दे रहा है। और 1 जब पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, पाई बाय 4 मीटर्स। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऐसे सर्कल में मूव कर रहा हो कि जिसका रेडियस क्या हो 1 मीटर, और वो ऑब्जेक्ट कितने एंगल कवर करे, 45 डिग्री या ऑफ कोर्स पाई बाय 4 रेडियंस, तो वो ऑब्जेक्ट सर्कल में कितना फासला कवर करेगा, पाई बाय 4 मीटर का फासला कवर करेगा। मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स की तादाद कितनी होती है, 2। एक हमने काफी तफसीली तरीके से पढ़ लिया, प्लेन एंगल या सर्कल में बनने वाला रेडियन। दूसरा कहलाता है 3 डायमेंशन या स्फीयर पे बनने वाला सॉलिड एंगल या स्ट्रेट रेडियन। इसको समझने के लिए फर्स्ट करें, ये मेरे पास एक क्या है, स्फीयर है, और स्फीयर के अंदर एक कोन जनरेट हुई हुई है। रिमेंबर, ये जो कोन है स्फीयर की सरफेस पे नहीं जनरेट हुई हुई, ये कोन स्फीयर के अंदर कहां से जनरेट हो रही है, सेंटर से, और कहां तक जा रही है, स्फीयर की सरफेस तक। तो ये कोन स्फीयर के सेंटर से जनरेट होकर कहां तक जा रही है, स्फीयर के सरफेस तक। तो फिर जाहिर सी बात है कि ये लेंथ स्फीयर के रेडियस के बराबर होगी, ये लेंथ भी स्फीयर के रेडियस के बराबर होगी। असल शर्त अब आने लगी है, असल शर्त ये है कि कोन का ये जो कॉनिकल एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये कोन की बेस कह लें, टॉप कह लें, जो भी है, ये जो आपकी कोन की बेस का या टॉप का जो आपको कॉनिकल एरिया दिखाई दे रहा है, अगर ये कॉनिकल एरिया किसके बराबर हो, आर स्क्वायर का, यानी स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के, तब इन दोनों रेडियल आर्म्स के दरमियान बनने वाला ये एंगल क्या कहलाएगा, 1 स्टेरेडियन कहलाएगा। अच्छा, फिर अब इसमें कुछ एमसीक्यूज के रिजल्ट ध्यान से देख लें, या चलें मैं इसको अगर पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, तो इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय अ सरफेस ऑफ विच द एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। आसान अल्फाज में बोल देता हूं, स्टेरेडियन वो एंगल होता है जो कहां पे सबटेंड हो रहा है, कहां पे बन रहा है, स्फीयर के सेंटर पे। कौन बना रहा है, एक सरफेस, और उस सरफेस किसके बराबर है, सरफेस का एरिया किसके बराबर है, स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के। यानी एक ऐसी सरफेस कि जिसका एरिया क्या हो, आर स्क्वायर हो, उसका अपने स्फीयर के सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, 1 स्टेरेडियन कहलाता है। अब यहां पे भी कुछ एमसीक्यू का रिजल्ट देख लें। द एंगल ऑफ अ कंप्लीट स्फीयर एट इट्स सेंटर इज, एक मुकम्मल स्फीयर अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, तो थीटा इक्वल्स ए ओवर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर वैसे का वैसा। और आपको पता है स्फीयर का एरिया किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो एक मुकम्मल स्फीयर अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा या बना रहा होगा, 4 पाई स्टेरेडियंस। ये भी एमसीक्यू का एक बहुत अहम रिजल्ट यहां पे सामने आ गया। कुछ और एमसीक्यू के रिजल्ट देखें जरा। फॉर अ हेमीस्फीयर या सेमीस्फीयर या आधे स्फीयर, अभी हमने किसकी डिस्कशन की है, पूरे स्फीयर की डिस्कशन की है। व्हाट इफ के आधा स्फीयर हो, तो आधे स्फीयर पे कितना एंगल बन रहा होगा, कितने स्टेरेडियंस बन रहे होंगे, तो वही फॉर्मूला ए इक्वल्स थीटा इक्वल्स ए ओवर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर वैसे का वैसा। अगर पूरे स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे स्फीयर का एरिया कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हेमीस्फीयर या सेमीस्फीयर या आधे स्फीयर में कितने एंगल आपको बनता दिखाई दे रहा है, 2 पाई स्टेरेडियन। और ये जुबानी याद रखना भी मसला नहीं है, पूरा स्फीयर कितना एंगल सबटेंड कर रहा था अभी आपके साथ डिस्कस किया, 4 पाई स्टेरेडियन। तो आधा स्फीयर कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा, ऑफ कोर्स 2 पाई स्टेरेडियन। एक और एमसीक्यू का रिजल्ट देखें। इफ ए इक्वल्स 10 मीटर स्क्वायर एंड आर इक्वल्स 1 मीटर, देन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ए ओवर आर स्क्वायर। ए कितना था आपके पास 10, आर कितना था आपके पास 1, तो 10 ओवर 1 इज 10 स्टेरेडियन। अभी मैंने आपके साथ को 2 या 3 दफा डिस्कस किया कि सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, 3। एक टाइप क्या कहलाती है, बेस, एक टाइप क्या कहलाती है, ड्राइव और सप्लीमेंट्री, और तीसरी टाइप क्या कहलाती है, ड्राइव। अब यहां पे एक और बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जहां तक फिजिकल क्वांटिटीज का ताल्लुक है, उनकी तादाद कितनी होती है, 2।
बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। ये एमसीक्यू का रिजल्ट आ गया। लेकिन जहां तक यूनिट्स का ताल्लुक है, यूनिट्स की तादाद कितनी होती है? 3, बेस यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर एमसीक्यू आ जाए कि क्वांटिटीज की कितनी टाइप्स होती हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? 2, बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी। और अगर यूनिट्स की टाइप का एमसीक्यू पूछा जाए कि कितनी टाइप्स होती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 3, बेस यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। बेस यूनिट्स काफी तफसीली डिस्कस कर दिए, सप्लीमेंट्री यूनिट्स काफी तफसीली डिस्कस हो गए। अब हम किसकी तरफ आते हैं? ड्राइव यूनिट्स। तो ड्राइव यूनिट्स की तादाद इन्फिनिटी होती है, ये बेस से निकले हुए यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूटन, रिकॉल F इक्वल्स ma न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन फोर्स का ड्राइव यूनिट है कि जिसका सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जूल एनर्जी का ड्राइव यूनिट है न्यूटन मीटर। मोमेंटम, रिकॉल P इक्वल्स mv, तो इसका ड्राइव यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब यहां से भी देखें कि एमसीक्यू के बहुत सारे रिजल्ट निकल सकते हैं। मसलन उन पे आने से पहले जरा विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ रिकॉल करें। फ्लूइड डायनामिक्स पे आपने पढ़ा होगा, ईटा इक्वल्स F/6 पाई RV। F होता है न्यूटन, R होता है मीटर, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड। तो क्या बन गया? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और अगर मैं न्यूटन की जगह ये रिप्लेस कर दूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या आ जाएगा? किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। और जैसे कभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, यहाँ पे भी एमसीक्यू का रिजल्ट बन सकता है। स्प्रिंग कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, दोनों के यूनिट क्या होते हैं? सेम होते हैं। और क्या होते हैं? फोर्स पर यूनिट लेंथ या फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन या न्यूटन पर मीटर। तो ये भी एमसीक्यू का रिजल्ट आ गया कि स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन के यूनिट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, दैट इज न्यूटन पर मीटर। कुछ एमसीक्यूज देखने की कोशिश करें ताकि हमें पता चले इसमें से किस किस्म के एमसीक्यू आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम यूनिट्स? इनमें से किस पेयर के यूनिट बिल्कुल सेम होंगे? ऑप्शन ए, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। तो विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। और सरफेस टेंशन का यूनिट आपको क्या दिखाई दे रहा है? न्यूटन पर मीटर। इसका फर्दर एनालिसिस करें, पर मीटर और न्यूटन की जगह क्या लिखा जा सकता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर मीटर क्या हो जाएगा? कैंसल। तो क्या यूनिट आ गया? किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो विस्कोसिटी का यूनिट क्या आ गया? किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। और सरफेस टेंशन का यूनिट क्या आ गया? किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। आपको सेम दिखाई नहीं दे रहे। चलिए आगे चलते हैं। बीटा, स्ट्रेस एंड प्रेशर। यहां से मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और प्रेशर क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? F/A। दोनों के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। लेकिन जरा आगे भी देख लें। स्ट्रेन कोई यूनिट नहीं होता, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशंस नहीं होती। और यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस का वो यूनिट होता है जो स्ट्रेस का होता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। और डेल्टा फोर्स, इसके यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। और स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन पर मीटर। तो आपके एमसीक्यू का आंसर आएगा बीटा, क्योंकि स्ट्रेस और प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। प्लीज नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स यूनिट्स ऑफ टाइम? इनमें से कौन टाइम है? तो आप देखें, साथ में मैंने एनालिसिस किया भी हुआ है। पहले ऑप्शन देखें, आरसी। आप सबको पता है रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओहम। और कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फैरेड। और ओहम किसके बराबर होता है? यानी आर का यूनिट क्या होगा? वोल्ट पर एम्पियर। और कैपेसिटेंस यानी फैरेड किसके बराबर होता है? क्यू और वी, यानी कूलम पर वोल्ट। वोल्ट वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा? एम्पियर कूलम। एम्पियर वैसे का वैसा, कूलम क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकंड। रिमेंबर क्यू इक्वल्स IT। तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा तो इस एमसीक्यू का आंसर है। आगे चलें। बीटा क्या है? L/R। L इज सेल्फ इंडक्टेंस, R इज रेजिस्टेंस, L का यूनिट हेनरी, R का यूनिट ओहम। ओहम क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर। हेनरी क्या होता है? वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। वोल्ट वोल्ट पर एम्पियर कैंसिल हो गया। तो ये भी आपको क्या दे रहा है? सेकंड ही दे रहा है। आपके इस एमसीक्यू का आंसर होगा ऑल ऑफ द या ऑल ऑफ अबव। नो प्लीज जरा चार्ली को भी देख लें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर अल्फा आंसर है, बीटा आंसर है और ऑल ऑफ दिस भी आपको दिखाई दे रहा है, तो प्लीज अपना टाइम सेव करें। आगे आपको वहां पे अपना टाइम ज़ाया करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम चूंकि सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करें, तो जरा लास्ट भी देख लें। स्क्वायर रूट L/C। L का यूनिट क्या होता है? हेनरी। C का फेरेड। हेनरी क्या होता है? वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। फेरेड क्या होता है? कूलम पर वोल्ट। वोल्ट और वोल्ट आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बनेगा? स्क्वायर रूट सेकंड कूलम पर एम्पियर। एम्पियर वैसे का वैसा, सेकंड वैसे का वैसा। कूलम की जगह क्या लिखा जाएगा?
एम्पियर सेकंड, एम्पियर एम्पियर कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट सेकंड का स्क्वायर